सर। ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो अकाउंटिंग के फंक्शंस होते हैं उसमें कम्युनिकेशन टू इंटरेस्टेड स्टेक होल्डर्स या इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये जो लोग इंटरेस्टेड पार्टीज होते हैं जिनको कम्युनिकेट किया जाता है और फिर उन लोगों को समझ में भी आना चाहिए कि व्हाट इज अकाउंटिंग रिकॉर्ड, ये हम पढ़ रहे थे। तो इसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। कोई क्वेश्चन अभी तक जो मैंने पढ़ाया अकाउंटिंग के बारे में, बुक कीपिंग के बारे में, फ्यू एग्जांपल्स आई शेयर्ड, कैसे रिकॉर्डिंग होती है, क्या पर्पस होता है बुक कीपिंग का, क्या पर्पस होता है अकाउंटिंग का, इनमें कोई क्वेश्चंस अभी तक जो आप लोगों को समझ ना आए हो? फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग वाला जब आप लोग क्वेश्चन कर रहे थे तो आप लोगों को सबको क्लियर था? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? Silence, I am taking it as yes, that you did not face any problem. But still, if you face any problem today, tomorrow, please go back home, study and let me know if you have any problems. I will be able to resolve them. लेकिन अगर आप बोलेंगे नहीं तो फिलहाल फेस टू फेस क्लास नहीं है, मैं फेस रीड नहीं कर सकता, मुझे प्रॉब्लम होगी बाद में। मैं आपको जब पेपर दूंगा, क्वेश्चंस दूंगा, आई विल ऑल्सो गिव यू क्लास असाइनमेंट। ऐसे ही एक दिन क्लास में वी विल डू अ 15 मिनट्स क्लास असाइनमेंट, तो यू विल हैव टू फेस द क्वेश्चंस। मैं आप लोगों के लिए एक ऑनलाइन क्विज बनाऊंगा, बट उसमें फिर आप लोगों के पास ऑप्शंस नहीं होंगे, इसलिए बी वेरी केयरफुल कि आपके पास जो भी क्वेश्चंस हैं घर जाकर के पढ़ने के बाद वो मुझसे अभी पूछिए, ठीक है? लास्ट क्लास में हमने कहाँ छोड़ा था, कौन से पार्टी पे छोड़ा? सर एक डाउट था मुझे। हाँ पूछिए, प्लीज पूछिए। क्लासिफिकेशन और सब्सिडियरी बुक्स में डाउट था। क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सिडियरी बुक्स? यस सर। ओके, क्लासिफिकेशन कहाँ पढ़ा है आपने? फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में क्लासिफाइंग। ओके ओके, गुड गुड गुड, आई विल कम टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ऐसा है, अच्छा सॉरी, आपका क्वेश्चन क्या था? कैन यू प्लीज रिपीट? सॉरी आई फॉरगॉट। क्लासिफिकेशन और सब्सिडियरी बुक्स। ओके, क्लासिफिकेशन, ओके गुड गुड। ऐसा है, देखिए क्लासिफिकेशन किस चीज का करना होता है वो मैं बता देता हूँ। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, अलग अलग तरीके के, अलग अलग नेचर के अकाउंट्स होते हैं, ठीक है? मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रांजैक्शन हुआ सेल्स, ठीक है? सेल्स मतलब कोई सामान आपने बेचा, तो ये एक तरीके का ट्रांजैक्शन है। इसके अंदर दो या दो से ज्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे। जैसे एक तो सेल्स अकाउंट खुद होगा, जिस आदमी को आपने सामान बेचा, जिस पार्टी को, जिस कंपनी को, उसका अकाउंट होगा, कैश हो सकता है, डिस्काउंट हो सकता है। इस तरह से अलग अलग तरीके के अकाउंट्स क्रिएट होते हैं, अलग अलग नेचर के अकाउंट्स क्रिएट होते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ अकाउंट आप उस अकाउंट को कहां पर शो करेंगे और कैसे शो करेंगे, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। अकाउंटिंग एज अ फंक्शन आपको ये बताता है कि इस पर्टिकुलर अकाउंट का नेचर ये है और इसको हम कहां ट्रांसफर करेंगे, ठीक है? ये सॉरी, ये स्क्रीन में गलत आया हुआ है, मैं कुछ और लगा दे रहा हूं, मे बी यू मेक अ रॉन्ग, ये रहा, राइट? तो जब आप क्लासिफाई करेंगे विच मींस प्रोसेसिंग ऑफ दोज ट्रांजैक्शंस, तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि किस नेचर का अकाउंट है वो और किस रूल के अंडर, किस टाइप ऑफ बुक के अंदर जाएगा। तो जो रूल आप फॉलो करेंगे, जो अकाउंट का नेचर आप चेक करेंगे, दैट इज कॉल्ड रिकग्निशन। जो आप उसको एक पर्टिकुलर बुक में ट्रांसफर करेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। और जिस बुक में आप उसे रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। किस बुक में आप उसे रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। And what is a secondary book, or as you said subsidiary book? Subsidiary book is जब आप शुरू में नॉर्मल जर्नल रिकॉर्ड्स बनाते हैं, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स बनाते हैं, उन बुक्स को भी बुक कीपिंग के अंडर ही रखा जाता है। और क्या किया जाता है उसमें? सेल्स बुक के अंदर सेल्स के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं, परचेज बुक के अंदर परचेज के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं,
सेल्स रिटर्न्स, जितना सामान आपने बेचा उसमें से कुछ वापस आ गया बिकॉज ऑफ डिफेक्ट, बिकॉज ऑफ ओवर बिलिंग, बिकॉज ऑफ डिफरेंट मटेरियल, कुछ भी हो सकता है, वापस आ जाता है कई बार कुछ सामान बिका हुआ, वो आप सेल्स रिटर्न्स बुक में डालेंगे, राइट। ऐसे ही परचेज रिटर्न्स बुक होगी, ऐसे ही बिल्स पेएबल बुक होगी, जो बिल्स आपको पे करने हैं, जिन लोगों से आपने उधार पर सामान खरीदा है उन लोगों को पेमेंट करना होगा आपको फ्यूचर में, तो बिल्स पेएबल बुक बनेगी। और एक बिल्स रिसीवेबल बुक बनेगी, जिसका मतलब होता है जो बिल्स आपको रिसीव करते हैं, आपने किसी को उधार पर सामान बेचा वो आपको रिसीव करना है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड सब्सिडरी बुक्स। हाउएवर सब्सिडरी बुक्स आती क्लासिफिकेशन में ही है, क्लासिफिकेशन करने के बाद आप उसको बुक्स में ही एंटर करेंगे। तो सब्सिडरी बुक्स इज बेसिकली अ फंक्शन, एन एस्पेक्ट ऑफ बुक कीपिंग, और क्लासिफिकेशन इज अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग और क्लासिफिकेशन दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड भी हैं और अलग अलग भी हैं। क्लासिफिकेशन of different types of accounts of different nature is the function of accounting, and what type of subsidiary book will be maintained to classify different accounts will be called bookkeeping. तो ये दो अलग अलग aspects मैंने आपको clarify कर दिए। अब समझ में आया आपको? Yes sir. समझ में आया? ठीक है, तो सेल्स के ट्रांजैक्शंस आप सेल्स बुक में लिखेंगे, मेंटेनिंग अ बुक कॉल्ड बुककीपिंग। और जैसे ही आप सेल्स का ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, जैसे रिकॉर्ड करेंगे उसका क्या रूल है, व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज दिस, दैट इज कॉल्ड द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग व्हिच इज अकाउंटिंग। ठीक है। और एवरी ट्रांजैक्शन स्टार्ट्स विद अ वाउचर, आई टोल्ड यू। विद द वाउचर you will see what is the origination of the transaction. You will recognize the transaction through the voucher, whether it is sales, purchase, discount, cash, balance transfer, जो भी financial transaction है। Processing includes किस रूल के हिसाब से कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये अकाउंट ट्रांसफर होगा, जिस बुक में आप उसको मेंटेन करेंगे दैट इज बुक कीपिंग। एंड समराइजेशन इज बेसिकली मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसको आप बोलते हैं जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। जो लेजर है दैट इज बेसिकली योर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स और प्रोसेसिंग ऑफ अकाउंट्स। अलग अलग टाइप का अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट रूल्स यू विल मेक, और फिर उसको एक बुक के अंदर ट्रांसफर करेंगे। सो दैट बुक इज बुक कीपिंग, and this part where you are classifying different types of accounts on the basis of its nature, they are called that particular activity is called classification of accounts. ठीक है, अभी बिल्कुल फंडामेंटल समझा रहा हूं मैं आपको, कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं समझा रहा हूं, इसको समझ लीजिए, फिर धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिकल्स पे आएंगे। ओके, चलिए एक बार मैं quickly I will go into one more thing which is important, and that is what is your existing syllabus जो हम लोग कवर करने वाले हैं। So bookkeeping and accountancy का meaning, definition, object, system अभी हमने start नहीं किया, I'll start the book. Terminology of bookkeeping and accountancy, I'll start this one as well, and advantages of bookkeeping and accounting, ये भी अभी मेरे को पढ़ाना है, तो धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पूरा समझ में आए। ठीक है, What is bookkeeping? ये हमने पिछली क्लास में भी कवर किया था। It is an art and science of recording business transactions in a set of book of accounts. It is an art and science. ये एक मेथड है कि how to record transactions into a set of books of account, और science is what. Art का मतलब होता है हमेशा how. How is what art defines. कैसे करना है वो methodology bookkeeping है। और साइंस बिकॉज इट्स अ प्रोसेस। साइंस का मतलब है व्हाट, साइंस ऑलवेज डिफाइंस व्हाट, क्या, तो क्या एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, दैट इज बुक कीपिंग। तो किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को आप एक सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, जो उसका तरीका है, क्या है, कैसे ट्रांसफर होगा, ये दोनों चीजों को मिलाकर आप बोलते हैं बुक कीपिंग। और मैंने डिफरेंट टाइप्स की बुक्स के नाम अभी आपको बताए, जैसे जर्नल, राइट, लेजर, उसके बाद सेल्स बुक, परचेज बुक, राइट। तो जो प्राइमरी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं वो हैं जर्नल और लेजर, और जो सब्सिडरी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं वो हैं सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न्स बुक, परचेजेस बुक, परचेज रिटर्न्स बुक, बिल्स पेएबल बुक और बिल्स रिसीवेबल्स बुक। तो ये दो अलग अलग तरीके की बुक्स मेंटेन होते हैं, प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स
और सब्सिडियरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स या सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट। तो प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो है आपका जर्नल और लेजर, ठीक, और सब्सिडियरी बुक ऑफ अकाउंट्स है आपका उसके सब्सिडियरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं उसके अंदर आपके सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न्स, परचेज रिटर्न्स बुक, और उसके बाद बिल्स पेएबल बुक और बिल्स रिसीवेबल्स बुक। इनके मीनिंग भी मैंने आपको बहुत ब्रीफली समझाए हैं। तो ये बेस किसी भी बिजनेस के अंदर, चाहे वो सामान खरीद के बेचने वाला हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग करके बेचने वाला हो, कोई भी बिजनेस हो, आपको एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए, सेल्स और परचेज किसी भी बिजनेस की कोर सोल होती है। किसी भी बिजनेस की सोल उसकी सेल्स और परचेज होती है। कोई भी बिजनेस, आप कहीं चले जाइए, आप अपने घर के पास की किसी छोटी सी स्टेशनरी की दुकान पर चले जाइए, वो आपको सामान बेचता है, पीछे किसी होलसेलर से जाकर सामान खरीद के लाता है। So he purchases from a wholesaler and he sells it to the customer or consumer, right? Wholesaler क्या करता है, वो मैन्युफैक्चरर से सामान खरीद करके लाता है और आपके घर के पास वाली दुकान जैसे रिटेलर्स को सामान बेच देता है। तो सेल्स परचेज हर किसी की लाइफ में है। मैन्युफैक्चरर, जैसे आप स्टेशनरी का सामान खरीदते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स देखा होगा आपने, पेंसिल, स्केल, इरेजर, ये सब चीजें बनती हैं। तो ये सब चीजें जहां पर बनती हैं वो मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर भी इन चीजों का रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं से खरीदता होगा और फिर उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके आपको बेचता होगा। तो ये सेल्स, परचेज और उसके बेस पर आप उधार करना, कैश खरीदना, ये अलग अलग चीजें हैं। तो ये पांचों छह बुक्स हर बार आपके पास रेडी होंगी, हर बिजनेस के पास रेडी होंगी, ताकि उनको पता रहे कि उनकी बिजनेस में सिचुएशन क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कितना मेरे पास कैश है, कितना मेरे को उधार वापस करना है और कितना उधार मैंने लोगों को दिया है जो मुझे मिलेगा, कितना मेरी सेल्स हुई है, कितनी मेरी परचेसेस हुई है। तो ये वैल्यूज हमेशा एक बिजनेस के पास रहेंगी। तो बुक कीपिंग के दो मेजर पोर्शंस हैं, प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और सब्सिडियरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। प्राइमरी के अंदर आई हैव टोल्ड यू देयर इज अ जर्नल, देयर इज अ लेजर। जर्नल इज बेसिकली ओरिजिनेशन एंड रिकग्निशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, ledger is classification of transactions. The remaining subsidiary books is basically processing and summarization of transactions. ठीक है, समझ में आ गया इतना आप लोगों को? Yes sir. Good. अब इंटरेस्टेड पार्टीज, पिछली बार मैंने आपको समझाया था, सबको समझ में आ गया? कोई क्वेश्चंस तो नहीं है उसमें? ओके, चलिए, लास्ट टाइम आई थिंक आई हैव कवर्ड क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट, मैनेजमेंट से स्टार्ट करेंगे और कस्टमर्स पे फिनिश, पब्लिक पे फिनिश करेंगे आज। क्या कोई बता सकता है व्हाट इज मैनेजमेंट? कोई बता सकता है व्हाट इज मैनेजमेंट? क्या मतलब है मैनेजमेंट का? हिंदी में इसको बोलते हैं प्रबंध। किसी ने वर्ड नहीं सुना आज तक? Anybody who wants to talk about management? कोई नहीं जानता? चलिए, आई विल शेयर। मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि वो जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, जो कंपनी के इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनका कंपनी में पैसा लगा हुआ है, उन लोगों से इंफॉर्मेशन, शेयर होल्डर्स, जो मैंने एक दिन बताया था, शेयर होल्डर्स आर द ओरिजिनल ओनर्स ऑफ द कंपनी, उन लोगों से बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स लेते हैं, कंपनी का विजन और मिशन लेते हैं और उसको ट्रांसफर करते हैं और एम्प्लॉइज के ऑब्जेक्टिव्स के रूप में, ताकि कंपनी कैसे प्रॉस्पर करेगी, कैसे आगे बढ़ेगी, कितना तरक्की करनी है कंपनी को, ये मैनेजमेंट ट्रांसलेट करता है शेयर होल्डर्स से लेकर के एम्प्लॉइज तक, ताकि एम्प्लॉइज उन ऑब्जेक्टिव्स की तरफ काम कर सकें एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। ये दो वर्ड्स का इस्तेमाल मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा किया जाता है, पहला एफिशिएंटली, दूसरा इफेक्टिवली। एफिशिएंटली का मतलब होता है हाउ टू डू थिंग्स करेक्टली, हाउ टू डू थिंग्स करेक्टली, कैसे चीजों को सही तरीके से किया जाए, द आर्ट ऑफ डूइंग थिंग्स,
तो एफिशिएंसी का मतलब है आर्ट ऑफ डूइंग थिंग्स करेक्टली, सही तरीके से काम करने के तरीके को एफिशिएंसी बोला जाता है, जिसका मतलब ये है कम से कम रिसोर्सेज में या गिवन रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दिया जाए, राइट? ये मैनेजमेंट का काम है। तो मैनेजमेंट का बेसिकली काम क्या है? पहली चीज एफिशिएंसी इंश्योर करना, गिवन रिसोर्सेज के अंदर ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देना। सेकंड काम है मैनेजमेंट का टू रन बिजनेस इफेक्टिवली। इफेक्टिवली का मीनिंग होता है एफिशिएंटली के एग्जैक्टली रिलेटेड, हाउ टू डू करेक्ट थिंग्स, हाउ टू डू करेक्ट थिंग्स, स्लाइट चेंज इन द सेंटेंस, सही काम को करना, काम के तरीके को सही रखना एक बात है, सही काम करना दूसरा बात है। तो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कॉम्प्लीमेंट्री टर्म्स हैं, दोनों साथ में चलेंगे। तो मैनेजमेंट का काम है सही मैसेज को समझना, शेयर होल्डर्स जो रियल ओनर्स हैं बिजनेस के उनसे समझना कि वो कितना रिटर्न चाहते हैं कंपनी से, कंपनी को किस जगह ले जाना चाहते हैं, कितनी उपलब्धि वो चाहते हैं कंपनी से, कितना रेवेन्यू चाहते हैं, कितना प्रॉफिट चाहते हैं। उसके बेस पर अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना, लीडरशिप प्रोवाइड करना, गाइडेंस देना, बिजनेस ऑब्जेक्टिव सही तरीके से कम्युनिकेट करना, उनसे सही काम करवाना, उनको सही एनवायरनमेंट देना ताकि एम्प्लॉइज एफिशिएंटली काम कर सकें, सही तरीके से काम कर सकें और इफेक्टिवली काम कर सकें, सही काम कर सकें। तो ये बहुत क्लियर मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि उनको ट्रांसलेट करना होता है एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स को मैनेजरियल टास्क बना करके ट्रांसफर करना एम्प्लॉइज को ताकि वो इफेक्टिवली काम कर सके। मैनेजमेंट का एक और काम होता है विच इज टू सेंड positive information outside organization to people like public, customers, investors, creditors and lenders। ये भी जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है कि एम्प्लॉइज से सही तरीके से काम कराया जाए, सही काम कराया जाए, पॉजिटिव आउटलुक रखा जाए, ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट वाइब्रेंट हो, लीडरशिप हो, सही गाइडेंस हो, और उसकी वजह से किन लोगों को इंफॉर्मेशन जाएगी, सही इंफॉर्मेशन जाएगी, सही बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगी, प्रॉफिट दिखेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, ज्यादा प्रॉफिट बढ़ेगा तो आप ज्यादा डिविडेंड दे पाएंगे शेयर होल्डर्स को, इससे आपकी मार्केट इमेज मजबूत होगी, आपकी कैपिटल बढ़ेगी, विच मींस इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, पब्लिक एंड क्रेडिटर्स और लेंडर्स दे विल गेट पॉजिटिव इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। एम्प्लॉइज, किसी भी कंपनी में मैंने बताया एम्प्लॉइज के बगैर कोई काम नहीं हो सकता, और इन्हीं एम्प्लॉइज में से कुछ लोग मैनेजमेंट में जाते हैं। मैनेजमेंट कुछ नहीं है, कोई नई चीज नहीं है कि कहीं ऊपर से ला करके बैठाई गई है। जो लोग नीचे से अच्छा काम कर पाते हैं, जिनकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ठीक होती है, वो लोग मूव करके मैनेजमेंट में जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ग्राउंड का माहौल क्या है, नीचे के एम्प्लॉइज कैसे चीजों को समझते हैं और जानते हैं, तो वो एम्प्लॉय फ्रेंडली एनवायरनमेंट, एम्प्लॉय फ्रेंडली पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाते हैं, जिससे बिजनेस फर्म इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम करती है, ज्यादा प्रॉफिट कमाती है। जो ज्यादा प्रॉफिट कमाती है, अच्छा अकाउंटिंग होता है, सेल्स की फिगर्स हाई होती हैं, रेवेन्यू की फिगर्स हाई होती हैं, खर्चे कंट्रोल्ड होते हैं, तो ये इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा अच्छा मैसेज है, एम्प्लॉइज के लिए बहुत अच्छा मैसेज है, क्योंकि एम्प्लॉइज को उससे सैलरीज में हाइक मिलेंगी, बोनस मिलेंगे, कंपनी और फैसिलिटीज देने की कोशिश करेगी अपने एम्प्लॉइज को, इससे एम्प्लॉइज का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। तो हर कंपनी के अकाउंटिंग के अंदर एम्प्लॉइज का भी उतना ही इंटरेस्ट होता है कि भैया लॉसेस कम से कम हो, कंपनी को खर्चे कंट्रोल्ड होंगे तो जरूर, लेकिन कहीं बेकार में फिजूल खर्ची ना हो। देयर शुड नॉट बी एनी स्पेंडथ्रिफ्टनेस इन द बिजनेस, यू शुड नॉट बी एक्स्ट्रावैगेंट इन द बिजनेस, यू शुड नॉट बी स्पेंडिंग ओवर एंड अबव द स्टैंडर्ड बिल। तो बजट्स बनते हैं कंपनी के अंदर कि इस साल हम इतना खर्चा करेंगे, उससे ऊपर का खर्चा नहीं करने की कोशिश की जाती है। क्यों बनाया जाता है बजट? ताकि पूरे साल में जितने खर्चे होने उन्हें हमने एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर फिक्स कर लिया कि दिस इज द फाइनेंशियल ईयर्स बिगिनिंग, आई विल स्पेंड दिस मच ऑफ मनी ऑन these many heads, these many accounts। ऐसे ही इन्वेस्टर्स की अगर मैं बात, सर आपका माइक म्यूट हो गया। अब आपको आवाज आ रही है? Yes, sir.
ओके तो कुछ लोग जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो लोग पब्लिक का हिस्सा होते हैं। वो लोग कौन लोग हैं? मेरे जैसे और आपके जैसे लोग हैं जो टाइम टू टाइम कभी कभी शेयर मार्केट में जाके शेयर्स खरीद लेते हैं, कभी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, राइट? कभी हम कोई रिस्क रिलेटेड पॉलिसी शेयर लाइफ इंश्योरेंस ही खरीद लेते हैं। ये सारा पैसा चैनलाइज होकर के इन बिजनेस फर्म्स के अंदर जाता है एज इन्वेस्टमेंट। तो हम लोग इन्वेस्टर्स कहलाते हैं जो लोग इस तरीके का छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इन्वेस्टर्स को भी पैसा तब लगाने की मोटिवेशन आएगी जब आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अच्छी दिखेंगी, प्रॉपरली मेंटेन्ड होगी, प्रॉफिटेबल होंगी, कैपिटलाइज्ड होंगी। तो इन्वेस्टर चाहेगा कि ठीक है भाई, मेरे को 10 की बजाय 12% रिटर्न इस बार मिलेगा, तो मैं थोड़ा सा म्यूचुअल फंड में पैसा लगा देता हूँ। ये म्यूचुअल फंड जाकर के कहीं कंपनी में अपना पैसा लगाएंगे एज शेयर होल्डर और मुझे ज्यादा रिटर्न देंगे। कस्टमर्स, किसी भी कंपनी का बिजनेस चलता कस्टमर्स की वजह से। जब तक कंपनी या बिजनेस फर्म के पास आकर के कोई सामान खरीदेगा नहीं या बेचेगा नहीं, बिजनेस फर्म नहीं चलेगी। मैंने बोला सोल एक्टिविटीज ऑफ एनी बिजनेस आर सेल्स एंड परचेज। अगर कोई एक चीज हो रही है दूसरी नहीं हो रही तो अपने आप पहली साइकिल रुक जाएगी। केवल आप खरीद रहे हो कच्चा माल और उसको फिनिश प्रोडक्ट में बना रहे हो, इट इज नॉट गेटिंग सोल्ड इन द मार्केट, वेस्ट। कभी ना कभी आप प्रोडक्शन रोक दोगे, परचेज रोक दोगे। ऐसे ही अगर आप समझें सेल्स हुए चली जा रही है बहुत ज्यादा, आपकी प्लांट की एक कैपेसिटी है सामान बनाने की, तो आप परचेज भी उस लिमिट में ही कर पाओगे। सेल कितनी भी बढ़ जाए आप कुछ नहीं कर सकते। सेल रुक जाए, परचेज अपने आप रुक जाएगी। तो कस्टमर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो लोग जो आपसे सामान खरीदते हैं वो आपके लिए कस्टमर्स हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि वो कस्टमर्स बार बार आकर के आपका सामान खरीदें, और उसके लिए आपको अपनी प्राइसिंग कंट्रोल में रखनी होगी। ध्यान रखना होगा कि और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में हैं जो इसमें इंटरेस्टेड पार्टीज और स्टेक होल्डर्स में एक नाम नहीं दिख रहा है, दैट इज कॉम्पिटिटर। कैन समबडी टेल मी व्हाट इज अ कॉम्पिटिटर? सर जो अपने बिजनेस में करते हो कंपटीशन। हाँ, कैसे कंपटीशन हो सकता है बिजनेस फर्म्स में? कोई एग्जांपल देगा मेरे को? आप दीजिए। हाउ डू यू सी कंपटीशन इन बिजनेस? कैन यू गिव मी एन एग्जांपल? आपके घरों में दूध आता है? सबके घरों में? यस सर। पैकेट मिल्क आता है कई लोगों के घर में? यस सर। क्या कौन सा पैकेट आता है घर में? अमूल का, मदर डेयरी। क्या ये दोनों एक ही कंपनीज हैं कि अलग अलग कंपनीज हैं? अलग अलग। तो कॉम्पिटिटर्स हुए कि नहीं हुए? हुए। आप लोग एक क्लास में पढ़ते हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग घरों से आते हैं, कोशिश करते हैं कि आप लोगों के बेहतर मार्क्स आए, एक दूसरे से कॉम्पीट करते हो हेल्दी वे में। यस सर। जो बेटर नॉलेज गेन करने की कोशिश करता है उसको थोड़े बेटर मार्क्स मिलते हैं। ऐसे ही जो बेटर कंपटीशन करना चाहेगा, बेटर बिजनेस करना चाहेगा, इफेक्टिव और एफिशिएंसी उसकी अच्छी रहेगी, इफेक्टिवनेस, तो वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा। जिसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस कम होगी वो कम प्रॉफिट अर्न करेगा। तो दिस इज व्हाट इज कंपटीशन इन द बिजनेस। तो कस्टमर्स जो किसी भी आदमी के सामने, किसी भी बिजनेस के सामने होंगे, उसके पास हमेशा एक थ्रेट रहेगा कि भाई ये कस्टमर मेरी बगल वाली दुकान से जाके भी सामान खरीद सकता है। स्टेशनरी की दुकान वाले को थ्रेट ये रहता है कि पेंसिल, पेन और ये छोटी छोटी चीजें तो जो परचून की दुकान है वो भी रखता है, चीनी वगैरह बेचने वाला भी पेंसिल और पेन रखता है। तो अगर स्टूडेंट के रास्ते में पहले परचून की दुकान पड़ गई, उसे पेन चाहिए तो वो उसी से खरीद लेगा, स्टेशनरी की शॉप तक नहीं आएगा। तो फॉर्मल थ्रेट भी है और इनफॉर्मल थ्रेट भी है। जिस स्टेशनरी वाले की शॉप स्कूल के बिल्कुल पास है वो ज्यादा एडवांटेजियस है, और जिसकी शॉप दूर है वो थोड़ा कम एडवांटेजियस है। एग्जाम्पल, स्वामीनगर मॉडल स्कूल जाते वक्त आप लोग सबवे में से निकलते हैं, ज्यादातर लोग, सब लोग, कई लोग जाते हैं सबवे में से।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसमें कोई शॉप है स्टेशनरी की? Yes, sir. तो वो शॉप और उसके बाद मालवीय नगर में शॉप है, इन दोनों के बीच में कुछ फर्क है? Yes, sir. मालवीय नगर के लिए आपको अपनी फैमिली के साथ जाना पड़ेगा, ऑटो रिक्शा पकड़ना पड़ेगा, कार में जाना पड़ेगा। ये सबवे वाली जो दुकान है इसमें आप पैदल आ सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं और जा सकते हैं। बेसिक मटेरियल इज अवेलेबल विद हिम, ही हैज अ फोटोकॉपी मशीन एज वेल। तो इसलिए जो है ये कंपटीशन समझते हुए बिजनेस फर्म को अपने कस्टमर्स को अपने पास अट्रैक्ट करना पड़ता है, ताकि कस्टमर्स बार बार उसके पास आए। अगर वो कस्टमर बार बार उसके पास नहीं आएगा तो बिजनेस नहीं चलेगा और बंद हो जाएगा। विदाउट कस्टमर देयर इज नो बिजनेस। You will not be able to pay your employees, you will not be able to sustain management, you will not be able to attract investors, you will not be able to pay taxes to the government, you will not be able to pay the interest to creditors, your image will be finished in front of public, और shareholders को आप dividend या जो return on capital वो चाहते हैं वो नहीं दे पाएंगे, business firm धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। क्या कोई मुझे एग्जाम्पल दे सकता है ऐसी किसी कंपनी का जो पिछले कुछ सालों में खत्म हो गई? आपको पता चला हो कोई ऐसी कंपनी जो बिल्कुल फिनिश हो गई, बहुत अच्छी कंपनी थी, बड़ी कंपनी थी, इट गॉट फिनिश्ड, या वो बिक गई फॉर एग्जाम्पल किसी को बिकॉज ऑफ लॉसेस, नॉट बिकॉज ऑफ प्रॉफिट्स, नॉट बिकॉज इट वाज डूइंग गुड। कोई कंपनी बंद हो गई या कोई कंपनी बिक गई क्योंकि वो बहुत लॉस में थी। कोई बता सकता है ऐसा एग्जांपल? रीसेंट कोई केस हुआ हो ऐसा, कोई बिजनेस फर्म? सर व्हाट्सएप को फेसबुक ने खरीद लिया। बट दैट वाज अ प्रॉफिटेबल वेंचर। मेहर बोल रहा है ये? यस सर। मेहर, वो प्रॉफिटेबल वेंचर था और व्हाट्सएप खतरा बनता जा रहा था फेसबुक के लिए। फेसबुक इंटेंशनली बॉट व्हाट्सएप, क्योंकि जो फेसबुक के अंदर हम फोटोज वीडियोस शेयर करते थे, जोक्स करते थे, वो सब का सब व्हाट्सएप पे आ गया था। तो आपको कंप्यूटर पे लॉक करने की जरूरत नहीं थी, वो सब व्हाट्सएप पे ही हो जा रहा था। और फेसबुक का थोड़ा सा क्या है, हेवी कंटेंट होता है तो टाइम लगता है। तो फेसबुक ने जानबूझ के खरीदा व्हाट्सएप को, ताकि व्हाट्सएप इसी का हिस्सा है। व्हाटएवर प्रॉफिट दे व्हाट्सएप, इट्स गोइंग टू गिव बेनिफिट टू द फेसबुक, इसलिए व्हाट्सएप को खरीदा गया। तो व्हाट्सएप वाज नॉट अ लॉस्ट मॉडल। कोई ऐसी कंपनी जो अभी आपने रिसेंटली सुनी हो, 1 साल में, 2 साल में, 6 महीने में, 3 महीने में, जो लॉसेस की वजह से बिक गई या बिकने वाली हो, या जिसकी इमेज खराब हुई हो मार्केट में? कोई कंपनी नहीं मिली आप लोगों को? कोई बताएगा? पेपर नहीं पढ़ते? हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मुझे एक मॉल पता है। मॉल? यस सर। अच्छा, कौन सा मॉल? सर ये एक अमर मॉल है, वो सर ग्रेटर नोएडा में है। सो सर वो अब नहीं है। अच्छा, वो मतलब बंद हो गया? यस सर, बंद हो गया। अच्छा, क्यों बंद हो गया? क्योंकि वो चल नहीं रहा था? यस सर, वो चल नहीं रहा था। अच्छा, कुछ पता है आपको रीजंस की क्यों नहीं चल रहा था? सर ज्यादा नहीं पता है। ठीक है, कोई बात नहीं, दैट कैन बी वन। बट कोई और बड़ी न्यूज जो आपने पिछले कुछ टाइम में पढ़ी? न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप लोग? कितने लोग पढ़ते हैं न्यूज़पेपर? सर मैं पढ़ती हूँ पर अभी घर पे आता नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं। आपने पिछले कुछ टाइम में कुछ पढ़ा हो, पिछले 6 महीने में, 1 साल में, कोई ऐसा बिजनेस, कोई फर्म, कोई कहीं कोई गलती से वो पेज पढ़ लिया होगा कि मेरे को पता है इस एज में? हाँ, एक आरबीआई से रिलेटेड कुछ पढ़ा था। क्या पढ़ा था बताइए? कि आरबीआई का जो ओनर था उससे कुछ सजा हो गई थी, कुछ पैसे उसने कहीं ब्लैक मनी में करे थे, कुछ ऐसी थी न्यूज़, मुझे याद नहीं है।
हाँ, आई वॉज थिंकिंग कि ये एग्जाम्पल कोई देगा। ये अभी 2 से 3 महीने पुराना एग्जाम्पल है। यस सर। और ये आरबीआई नहीं था, एक्चुअली आरबीआई एक रेगुलेटरी बॉडी है जो हिंदुस्तान में बैंक्स को रेगुलेट करती है, जो नियम कानून बने हुए हैं उनको बनाती है, उनको चेंज करती है, उनको एनफोर्स करती है। किसके ऊपर? पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स के ऊपर। जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है हमारी कंट्री में, उनको रेगुलेट करती है, उनको नियमों के हिसाब से देखती है कि वो ठीक से चल रहे हैं कि नहीं। एक बैंक था, अगर किसी ने उसका नाम सुना हो, अब अभी भी है उसका नाम, बट उसके ओनर्स अब बदलने वाले हैं। उसका नाम था येस बैंक। किसी ने नाम सुना है? YES, येस बैंक। यस सर। सुन लिया सबने? सबको याद आ गया? कुछ था न्यूज में? यस सर। येस बैंक, बिल्कुल। अब आपको लगता है शायद थोड़ा बहुत याद भी आ गया हो, मैं आपको बता देता हूं। येस बैंक ने एक काम तो बहुत अच्छा किया, उनकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी थी, वो लोन बहुत अच्छे देते थे, डिपॉजिट्स भी अच्छे ले लेते थे, कस्टमर्स को भी खूब अट्रैक्ट किया उन्होंने, गवर्नमेंट को भी उन्होंने टैक्सेस पे किए इनिशियली। बट जिस तरह से उन्होंने लोन बांटे, इफेक्टिवनेस गलत करी उन्होंने। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? सही काम करना। उन्होंने काम सही नहीं किया, तरीका अच्छा था उनका। They attracted a lot of people, they attracted investors, they attracted a lot of employees, खूब उनको लोन देने वाले भी आए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने लोन बांटे वो उन्होंने गड़बड़ कर दी। गलत लोगों को लोन दे दिया उन्होंने। गलत लोगों को लोन देना क्या होता है कि मान लीजिए मेरी लोन लेने की कैपेसिटी ही नहीं है, मैं लोन ले ही नहीं सकता, मान लीजिए मेरे पास कोई इनकम ही नहीं है, उन्होंने मुझे भी लोन दे दिया। जिसकी इनकम 100 रुपए महीना है, उसको आपने 1 करोड़ रुपए का लोन दे दिया, वो पे कैसे करेगा वापस? और फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, फर्ज डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, किसी की रिकमेंडेशन पे लोन दे दिया, तो वो क्या हुआ? धीरे धीरे करके बिजनेस के पास लोन्स का कटोरा बहुत भारी हो गया और डिपॉजिट्स कम हो गए। इन्वेस्टर्स को रिटर्न मिलने कम हुए, तो इन्वेस्टर्स ने धमकी दी कि हम पैसे वापस ले लेंगे आपकी कंपनी से। यहां से सारा ड्रामा शुरू हुआ और आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका अभी नाम लिया आपने, उसने उनको नोटिस भेजा कि भाई अगले 2 महीने आपके अकाउंट से, आपके बैंक से कोई भी कस्टमर 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल सकता। उसके बाद यस बैंक का डाउनफॉल शुरू हुआ और उसके बाद ये स्थिति हो गई कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मिलकर इस कंपनी के कुछ शेयर्स दोबारा से खरीदे। इसी कंपनी से यस बैंक के शेयर्स यस बैंक के ओनर्स से खरीदे और इस कंपनी यस बैंक को दोबारा से रिकैपिटलाइज किया। तो ये एक बड़ा एग्जांपल है जो आपको ये दिखाता है कि कौन कौन सी इंटरेस्टेड पार्टीज और स्टेक होल्डर्स को इसकी वजह से नुकसान होता है, लॉसेस होते हैं। एम्प्लॉइज, अब ये नए ओनर्स बन गए, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक मिलाकर के यस बैंक के नए ओनर्स हैं। इन्होंने डिसाइड किया कि भाई ऐसा है, हम 10 ब्रांचेस बंद कर देंगे। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, हम 10 ब्रांचेस बंद कर देंगे। तो उन 10 ब्रांचेस में जितने एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड हैं उनकी नौकरी गई। Am I right? Yes, sir. Yes, sir. उस ब्रांच के जितने करेक्ट, उस ब्रांच में जितने कस्टमर्स हैं, जिनके अकाउंट्स हैं, जिन्होंने लोन लिए हैं, उनसे बोला जाएगा या तो आप दूसरे ब्रांच में शिफ्ट करिए या अपना अकाउंट बंद कर लीजिए। इनकन्वीनियंस पब्लिक, जो उन 10 इलाकों में या 20-30 इलाके उसके आसपास जहां पर ब्रांचेस होंगी, पब्लिक में एक नेगेटिव सेंटिमेंट गया, इन्होंने 10 ब्रांचेस बंद कर दी। तो जिन एरियाज में बंद हुई वहां के लोग, अगर कुछ लोगों के खाते हैं फोर्स्ड, दे विल बी क्लोज्ड। कुछ लोगों के जनधन अकाउंट्स होंगे, कुछ और तरीके के ट्रांजैक्शन, कोई उनका एटीएम यूज करता होगा कि उनके घर के बहुत पास है, या कुछ लोग जो पोटेंशियली सोच रहे होंगे कि यस बैंक में मैं खाता खुलवा लूं क्योंकि मेरे घर से बहुत पास है, मे बी अ सीनियर सिटीजन। पब्लिक लॉस, क्रेडिटर्स, लेंडर्स जिन्होंने लोन दिए वो घबराएंगे कि भाई ये तो ब्रांचेस बंद कर रहे हैं, दे आर क्लोजिंग, शटिंग ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, तो ये मेरे लोन्स वापस करेंगे कि क्या करेंगे। इन्वेस्टर्स, जिन लोगों ने शेयर्स खरीदे होंगे या खरीदने वाले होंगे या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने वाले होंगे, वो बैकआउट करेंगे। मैनेजमेंट, ऑब्वियसली मैनेजमेंट में से भी कुछ लोगों की नौकरी जाएगी।
इस चक्कर में जाएगी कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी आपने ठीक से नहीं रखी कंपनी की। गवर्नमेंट, जब किसी बिजनेस फर्म की इनकम कम हो जाएगी तो इनकम टैक्स कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा तो कॉर्पोरेट टैक्स कम हो जाएगा, गवर्नमेंट के पास इनकम कम हो जाएगी, मॉनिटरिंग बहुत बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। शेयर होल्डर्स, ऑब्वियसली जो ओनर्स हैं कंपनी के, उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि भाई मुझे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स मिले, तो इनके तो शेयर होल्डर्स चेंज हो गए यस बैंक के। एक शेयर होल्डर से दूसरे शेयर होल्डर्स ने सामान खरीद लिया, शेयर्स खरीद लिए, अब वो मालिक बने हैं। अब उनको कुछ तो उम्मीद होगी कि भाई इतना मैंने 1000 करोड़ रुपए इसमें लगाया है, तो इसके ऊपर 1%, 2%, 4% में कुछ कमाऊं। तो वो कमाने के लिए ऑल नेसेसरी स्टेप्स दे विल टेक which will harm public, customers, investors, employees, management, government, creditors, everybody. तो this is what, अगर आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस खराब तरीके से रिकॉर्ड होते हैं, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की कमी होती है, तो आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स खराब हो जाएंगे, जिसका इफेक्ट इन सारे लोगों पर पड़ेगा जो स्क्रीन पर लिखे। और फायदा किसको होगा? कॉम्पिटिटर्स को। अब यस बैंक अगर खराब तरीके से काम करता है तो उसका फायदा बाकी सारे पार्टीज को होता है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो एक असाइन